गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संसद न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट कौन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन पर रार चल रहा है, अर्थात विवाद छिड़ा हुआ है। लगभग 20 जो दल है, राजनीतिक दल है, वो बहिष्कार करने पर आमादा है। तो यह देखिए बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट करता है। सबसे पहले आप यह समझिएगा यह टॉपिक कहाँ आएगा, तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के संघवाद, राजनीतिक एकजुटता या क्षेत्राधिकार से संबंधित जो टॉपिक है वहाँ पर कवर करेगा। बीपीएससी की बात की जाए तो यह जीएस पेपर 2 में आएगा। और बीपीएससी का सिलेबस बहुत क्लियर क्लिस्टर है। बस आपको आईआर का पार्ट और हिस्ट्री का जो है आपको पेपर 1 में है, बाकी सारे चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है पेपर 2 में। तो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो या इकोनॉमी ज्योग्राफी हो तो आपको पेपर 2 में पढ़नी है। तो क्लियर क्रिस्टल है, तो आप इसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिएगा, जब लास्ट क्लास में सेशन में मैंने एनालिसिस किया था वहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी को समझाया था कि व्यवहारिक सैद्धांतिक स्तर पर क्या है, सैद्धांतिक स्तर पर क्या बातें की जाती है इस संदर्भ में, और व्यवहारिक स्तर पर क्या बातें की जा रही है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि 20 दल विपक्षी दल है जो एकजुटता जाहिर कर रहे हैं, तो उसका संदर्भ क्या है। केवल मात्र संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने मात्र या न शामिल होने मात्र तक ही सीमित है या उससे इतर भी कुछ बातें हो रही है। अगर पहली दफा ये ऐसा घटना होता जहां पर संसद भवन के उद्घाटन में जो सक्रिय प्रधानमंत्री है, जो सक्रिय पद होता है जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, उनके द्वारा प्रथम बार ऐसा किया जा रहा हो, या राज्यों के स्तर पर राज्य विधानसभा का जब उद्घाटन हो रहा है वहां पर प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं हुआ होगा, पहली बार ऐसी घटना हो रही जहां पर क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद हुआ हो। ठीक ना, क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद हुआ। तो यह बिल्कुल भी नहीं है पहली दफा हो रहा है, तो हम उस पर विचार करेंगे आगे। हालांकि मैंने पिछले सिलेक्शन में ही पीछे जो एनालिसिस हुआ था उस पर भी मैंने चर्चा किया था। इस पर विस्तृत चर्चा करने से पहले आपको है ना एक बार यहाँ पर बात नीचे का न्यूज एक बार देख लेना चाहिए। नीचे हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए यही टॉपिक इसका, जहां पर पीएम सीएम और नेताओं ने किया है संसद और विधानसभाओं के भवनों का शुभारंभ। यह चीज समझने वाली बात है। एक सेकंड। तो निसंदेह रूप से यह समझने का प्रयास कीजिएगा क्या यह सैद्धांतिक रूप से सही है या नहीं है जो विवाद अभी उत्पन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि बहुत से संसद भवनों के शुभारंभ राष्ट्रपति को करना चाहिए। हालांकि इनका दलील है, जो बहिष्कार कर उनका दलील है, और हालांकि इतिहास और कुछ और बताता है। अवसर पहले भी आया है जहां पर बहिष्कार कर रहे विपक्षी और गैर भाजपा दलों के सरकारों को पीएम सीएम और नेताओं ने संसद और विधानसभा के भवनों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है। विडंबना यह है कि अधिकांश समारोह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को आमंत्रित तक नहीं किया गया। अब हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ था। तो मणिपुर देखिए, मणिपुर में नया विधानसभा परिसर हुआ था। जब यह तर्क अभी दिया जा रहा है कि 79 के तहत क्या है कि संसद का अंग है ना, राष्ट्रपति अंग होता है संसद का, वैसे ही राज्यों में विधानसभा का भी तो अंग है राज्यपाल। तो राज्यपाल को भवन का उद्घाटन करना चाहिए था, मणिपुर विधानसभा परिसर का करना चाहिए था ना। राज्यपाल और प्लस विधानसभा, अगर विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद है तो ये तीनों मिल के बनता है विधानमंडल। तो विधान परिषद का उद्घाटन कौन किया यहाँ पर, थोड़ा सा अमल कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना।
दिसंबर 2011 में यह हुआ था। पूर्व जो पूर्व पीएम थे उनके द्वारा, ठीक है। और यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। अब बताइए, पीएम तो चलिए माना जा सकता है, यह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। अब यूपीए का अध्यक्ष यहाँ क्या कर रहे थे? और जाके यूट्यूब पर वीडियो सर्च कीजिएगा, पुराना क्लिप निकालिएगा और आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा फीता काटा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सोनिया गांधी क्या कर रही थी? सबसे पहले तो यह सवाल स्वयं से पूछना चाहिए। तो मैं यहाँ सिंपल सा एक बात बोलूँगा, अगर आप किसी के सामने एक उंगली उठाते हैं ना, एक उंगली, तो ध्यान रखिएगा 4 उंगली है ना स्वयं के पीछे, है ना, स्वयं के पीछे आपके तरफ उठा रहा था 4 उंगली, है ना। आप देखते होंगे ना, ऐसे अगर आपका हैंड है, ऐसे मान लीजिए, मैं अगर हैंड बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 4 उंगली ना आपके तरफ इशारा करता है। तो थोड़ा सा कुछ करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए अपनी टीम के द्वारा कि क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या हो रहा है और उसके क्या तार पहले से जुड़े हुए हैं। तो एक उंगली तो आप उठा दे रहे हैं वर्तमान सरकार के पास, कारण हो सकते हैं आपके, अगर ऐसा पहले नहीं हुआ था तो जरूर आप उठाते, कोई दिक्कत नहीं था। पर आपने ऐसा किया। एक यूपीए अध्यक्ष किसी पार्टी प्रमुख प्रेसिडेंट किसी विधानसभा का कैसे कर सकता है? तो सोच के देखिएगा यहाँ पर। तो सवाल तो यहाँ आपसे भी बनता है, अगर मैं न्यूट्रल तरीके से बात करूँ तो वर्तमान सर जो मुख्य पार्टी है उसको भी सवाल करना चाहिए इस संदर्भ में। तो जो लोग 20 लोग जुड़े हैं ना, तो उसके स्वार्थ कुछ और भी है, दूरगामी उनके एकजुटता के कारक है। और ये जरूरी है कि लोग एकजुट से होकर काम करें, ये हमारे संघवाद और राजनीतिक एकजुटता का परिचायक बन सकता है। पर इसका अर्थ यह होना चाहिए सकारात्मक और पॉजिटिव वे में होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर 2011 की एक घटना आप देखिएगा। दूसरी घटना देखिए, बिहार विधानसभा सेंट्रल हॉल का उद्घाटन हो रहा था फरवरी 2019 में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब प्रदेश के विधानसभा के नए केंद्रीय कक्ष का उद्घाटन किया था, तत्कालीन राज्यपाल इस उपलक्ष्य में इस समारोह में आमंत्रित तक नहीं किया। तो यह भी एक घटना थी जहां पर राज्यपाल जो राज्य का प्रमुख होता उसको बुलाया गया तक नहीं था। तीसरा ये तमिलनाडु में ये नया विधान परिषद का उद्घाटन हुआ था। उस समय भी मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और तमिलनाडु के सीएम एम करुणानिधि ने मार्च 2010 में नए विधान परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं किया गया था या राज्यपाल को भी आमंत्रित नहीं किया गया। सोच के देखिएगा कि यहाँ पर सोनिया गांधी क्या कर रही है। चलिए, मनमोहन सिंह वर्तमान जो प्रदेश, मैंने कल बताया था लास्ट सेशन में कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो ये एक सक्रिय लोकतंत्र का उदाहरण है। यह पीएम को ऐसा करना भी चाहिए, तो सीएम को भी समझा जा सकता है। तो सोनिया गांधी है क्या कर रही? पार्टी प्रेसिडेंट है, इनका वजूद केवल यह है कि आपको सदन में ना, अगर आप नेता बनते हैं तो आप एक दायित्व पर आते हैं, नहीं तो पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर आपकी कोई वास्तविकता नहीं है। आपको भारतीय प्रशासन में, जहाँ पर जो सरकार के अंग होते हैं उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ये सोनिया गांधी क्या कर रही? तो कांग्रेस को पहले अपने रिसर्च टीम करनी चाहिए। और देखिए, मैं साफ शब्दों में बोलूँ, जितनी समृद्ध कांग्रेस की विचारधारा हुआ करती थी पहले 1947 से पहले, और कुछ हद तक गिरावट आया 1960 के बाद, और अभी वर्तमान में 2023 की जो स्थिति है उसके पीछे का यही कारण है कि अपने पूर्ववर्ती गलती से नहीं सीखता है। और मैंने आप लोग को एक वीडियो शेयर किया हूँ, क्या अभी आज वीडियो शेयर किया हूँ ना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, धोनी का क्रिकेटर धोनी का, उनके द्वारा क्या बोला गया? अपनी गलतियों से सीखे, गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखे, गलतियों से सीखे तो ही जाके आप सशक्त होइएगा, मजबूत होइएगा और आपका इज्जत होगा। नहीं तो आपको ऐसे ही लोग बदनाम करेगा, ऐसे ही आपको तार तार किया जाएगा और आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। उस समय फिर बोलिएगा आपकी लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र संबद्ध रूप से चला आ रहा है, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, चलेगा और आने वाले समय में भी चलेगा, पर उसके रूप कार्यकरण अलग अलग होंगे। जहां पर आपको दर्द हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप भी सोचिए क्या कर रहे थे आप उस दिन? लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे थे ना। पीएम करते मनमोहन सिंह तो भी मैं समझता कि नहीं, चलिए सही तरीका है, पर ये कर देना, सोनिया गांधी के द्वारा जाकर उद्घाटन कर देना, ये तो लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या है। तो यहाँ समझ के देखिएगा चीजों को। तीसरा, संसद भवन एनेक्सी 24 अक्टूबर 1975 में तत्कालीन
प्रधानमंत्री पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया, संसद की एनेक्सी यानी उपभवन का उद्घाटन किया गया था। तो आपातकाल स्थिति चल रहा था तो राष्ट्रपति समारोह में आमंत्रित नहीं किए। मैं इसको हालांकि गलत तकनीकी तौर पर नहीं कहूंगा, पर जो विवाद अभी उत्पन्न किया गया है ना, उन पर तो प्रश्न बनता है। जब आप अभी वर्तमान पीएम के बारे में ऐसा विचार रखते हैं कि नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति को करना चाहिए, तो अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को ये भी तो बात विचार आना चाहिए था उस समय। अगर वर्तमान में लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं तो उस समय भी लोकतंत्र की हत्या हुई थी और आपातकाल लोकतंत्र की हत्या थी भी, फिर भी उसके बावजूद अगर कर रही हैं तो आप लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। उसके बाद एक और घटना देखिए, संसद भवन नया पुस्तकालय खोला गया था, जिसमें 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के संसद भवन में नए पुस्तकालय उद्घाटन किया गया और कांग्रेस सरकार में हुए इस समारोह को राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं दिया गया। तो फिर अगर वर्तमान कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार और उसके संबद्ध जो भी 20 पार्टियां अगर वो बता रही है, तो इसका काउंटर कैसे करेंगी, सोच के देखिएगा। अब लास्ट में आइए असम में चीजों को देखिए। नया विधानसभा गठित हुआ तो मुख्यमंत्री विधानसभा के नए भवन का शिलान्यास किया। इस समारोह का राज्यपाल को आमंत्रित तक नहीं किया। जब वर्तमान कॉन्सेप्ट आपके द्वारा दिया जा रहा है कि पीएम नहीं कर सकता है, तो वैसे ही राज्यों में सीएम भी तो नहीं कर सकता है, तो आप इस समय विवाद क्यों नहीं खड़ा किए? सोच के देखिए, 2009 का बहुत पुराना घटना तो है नहीं, तो 2009 का उस समय कोई ऐसा विवाद नहीं उत्पन्न हुआ था, तो फिर वर्तमान सरकार से क्यों इतना रार हो रहा है, इतना विवाद क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात है सभी लोगों को, और आप एक न्यूट्रल स्टूडेंट बनना चाहिएगा इसमें। इसका छत्तीसगढ़ शिलान्यास भी देख लीजिए, हालांकि मैंने अंडरलाइन करना भूल गया, पर यहाँ पर देखिए सोनिया गांधी 2020 में जाती है, छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का शिलान्यास करती है। अब बताइए, न पीएम है न सीएम है, यह क्या है? 2020 में क्या है, सोच के देखिएगा। जिसमें राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या राज्य में राज्यपाल से ज्यादा अधिक पद हो गया था सोनिया गांधी जी का? देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर, पार्टी सदस्य के तौर पर इनका अलग योगदान हो सकता है, इससे कोई दो राय नहीं है। इनसे मेरा व्यक्तिगत कोई लेन देन नहीं है, व्यक्तिगत कोई मेरी इसके संदर्भ में, इनके संदर्भ में कोई व्यक्तिगत मैं राय नहीं लिए हुए हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। पर सैद्धांतिक रूप से ये समझिए, क्या राज्यपाल से ये बड़े हो चुके थे? उस संदर्भ में 2020 की बात हो रही है। अब 20 में सोनिया गांधी कांग्रेस में कुछ स्थिति नहीं रखती थी, सोच के देखिए। केवल एक एमपी हुआ करती है, एमपी है, तो समझ के देखिएगा इन सब चीजों को कि आपका 4 उंगली आपके तरफ खड़ी है तो पहले उस पर रिसर्च करना चाहिए, तो न जाके सवालिया निशान करना चाहिए। उसके आंध्र प्रदेश का भी लीजिए, विधानसभा भवन का शुभारंभ सीएम द्वारा विधानसभा नए भवन का शुभारंभ करने की उद्घाटन। आंध्र प्रदेश का भी यही मान लो, 2018 में सीएन बाबू नायडू ने विधानसभा शुभारंभ कर दिया। तो जो लॉजिक अभी वर्तमान में दिया जा रहा है कि वर्तमान पीएम नहीं कर सकते, तो राज्यों में भी ऐसी होनी चाहिए थी, तो इस समय विवाद क्यों नहीं किए? पर 2018 का ही घटना है, ये 2023 में अचानक इनको विवाद उत्पन्न हो गया, समझ में आ गया सारा लॉजिक। तेलंगाना नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया 2023 में ही। यहाँ देखिए, सीएम केसी राव के ने, लेकिन राज्यपाल को नहीं बनाए। अब यहाँ भी विवाद होना चाहिए, तो इसकी ही घटना है। तो देखिए, समझने की बात अब समझिएगा, बाकी कहानी आप देख लिए, समझ लिए, दोनों तरीके तथ्यों के आधार पर भी जांच कर लिए। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, यह केवल संसद भवन के उद्घाटन समारोह के रूप में नहीं समझिए इसे है ना, 2-3 आइडियोलॉजी को समझिए। बार बार वर्तमान व्यक्ति प्रधानमंत्री से दिक्कत क्यों है सभी दलों को, सभी पार्टियों को, या सभी लोगों को? तुरंत इन पर विवाद हो जाता है, कुछ भी कीजिए विवाद हो जाता है, दूसरा एक कारण। दूसरा, ये तुरंत एकजुट क्यों हो जाते हैं? किसी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बातें बोली जाती है कि भाजपा को हराना है तो सभी को एकजुट हो जाना है। तो क्या वर्तमान राजनीतिक दौर ऐसा आ गया है कि किसी एक पार्टी को नस्ता नमूद समाप्त करने के लिए संपूर्ण देश की पार्टी एकजुट हो जाएगी? तो अभी लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र तो हमारा यह बोलता है ना, जनता जनार्दन जिसे एक्सेप्ट करे उससे सभी को मानना होगा। तो जनता एक्सेप्ट करके 2 बार भेजी है ना, तो आप इस आइडियोलॉजी को समझिए कि जनता जनार्दन का वैल्यू है ना कि किसी राजनीतिक विचारधारा के विचार का। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि यह विवाद क्यों हो रहा है। तो देखिएगा, वर्तमान पीएम है ना, जमीनी स्तर से उठकर है ना पीएम के पद पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने बहुत सा कार्य किया है जमीनी स्तर से।
तो जो पहले 2014 से पहले का जो इतिहास था पीएम बनने का, वो क्या था? संभ्रांत वर्ग था। संभ्रांत कहने का अर्थ है उच्च कुल उच्च वर्ग के लोगों में वो था, परिवार से जुड़ा हुआ लोग था। तो वर्तमान में जन समुदाय के द्वारा इन्हें इतना सपोर्ट प्राप्त हुआ है, इतना भारत और विदेश में। तो देखिए क्या होता है कि इसका आइडियोलॉजी डिस्प्यूट हो गया है, आइडियोलॉजी डिस्प्यूट अर्थात आइडियोलॉजी का विवाद हो गया है। तो इससे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें सभी पार्टियां एक दूसरे के साथ साथ दे रही है। अब नहीं तो इससे इस तरह होता तो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चली हैं उसको पहले रिसर्च करते ना, अचानक विवाद नहीं करते। अगर आज भी कांग्रेस को कोई दल अगर सुन रहा होगा, कोई नेता सुने, उन तक बात पहुंचाइएगा। ये सब है बचकाना वाला हरकत बंद कीजिए, बचपना वाला, और समग्र लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। केवल विरोध ही लोकतंत्र का कारक नहीं हो सकता, विरोध होना चाहिए, पर हर बात में लेकर, हर बात को लेकर विरोध नहीं होना चाहिए। संविधान ने क्या स्पष्ट किया है, उससे ज्यादा उत्तर आपको तब ढूंढना चाहिए संविधानवाद क्या है, संविधानवाद क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है। तो जनता के लोगों द्वारा चुने गए, जनता के हितों को पूर्ति करने के लिए जो लोग चुन के जाते हैं, उनका वास्तविक सत्ता में प्रयोग और उनके संदर्भ में जो कार्य किया जाता है वही लोकतंत्र का वास्तविक सच है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी कहानी आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत परंपरा होगी पुनर्जीवित। तो संसद भवन का विवाद चल रहा है, उसी में अंग्रेजों द्वारा बातें हैं की गई थी कि अंग्रेजों में भारतीय के पास सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक रहा पवित्र संगोल, याद रखिएगा संगोल, संगोल संगोल जो है नई संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले वह अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो 14 अगस्त 1947 को रात 10:45 बजे क्या किए, वो संगोल जो था विधि विधान के साथ पवित्र संगोल को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था, सत्ता हस्तांतरण किया था। सत्ता हस्तांतरण का एक जस्चर के रूप में इसे अपनाया गया था, प्रतीक के रूप में अपनाया गया था, जिसे बाद में क्या किया गया, इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। ठीक ना, पर ध्यान रखिएगा उस संग्रहालय से हटा के वर्तमान में नए संसद भवन के आपको जो अध्यक्ष होंगे उनके कुर्सी के पास लाया जाएगा, क्योंकि वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और हमारी विरासत है, उसको लाया जाएगा। तो इसे राजनीतिक रंग न देने का आग्रह किया गया गृह मंत्री के द्वारा और बातें बताई गई। अब सिंगोल का स्थापना पुरानी परंपराओं के नए भारत जोड़ने के भाव का प्रतीक है। सिंगोल इस भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से न्याय के अनुसार कर्तव्य रास्ते पर क्या करेगा कि चले। तमिल भाषा के उत्पन्न शब्द सेंगोल का अर्थ है नीति प्रणेता। अगर आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि ये जस्तर क्यों मजबूत है, तो ध्यान दीजिएगा पाकिस्तान का असेंबली है ना, पाकिस्तान का असेंबली का वीडियो देखिएगा, उसके अध्यक्ष के सामने है ना बजरंगबली का गदा है। अब मुस्लिम कंट्री में अब इसको क्यों है आप समझिएगा। तो वायसराय ने ये दिया था उनको सत्ता हस्तांतरण के समय। अब विवाद खड़ा हो जाता है, इंडिया में रहता तो विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये धर्म प्रतीक मान लेता है किसी खास वर्ग का। यहाँ हम लोग क्या करते इसे नाम देते कि पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में भाई हिंदू मुस्लिम विवाद को खड़ा कर देगा, पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में उचित नहीं है। पर पाकिस्तान का संसद भवन देखिएगा, संसद भवन जो अध्यक्ष विधानसभा उनका जो लोकसभा है वहां पर संसद भवन में देखिएगा अध्यक्ष के सामने क्या है, यह बजरंगबली का आपको जो वर्तमान हम लोग बजरंगबली बोल रहे हैं ना, वो गदा वहां पर है। ठीक ना, और ये उस समय सत्ता हस्तांतरण के तौर पर दिया गया था उनको। तो ये चीज जाके आप पहले देखिएगा यूट्यूब पर, पहले चीजों को सीखिए समझिए तब विवाद खड़ा कीजिए। अब पाकिस्तान में जब हो सकता है यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह, जहां पर एक हिंदू प्रतिबिंब जो हिंदू प्रतीक है वो रह सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं रह सकता है, सोच के देखिएगा। तो अगर विवाद कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है या कोई पार्टी विशेष कर रहा है तो उसकी ज्ञान सीमा की कमी है, बस मैं यहाँ इतना ही कहूंगा। अब यहाँ पर खुद अंतिम वायसराय ने दिया था, परंपरा समय अच्छा जताई थी, ये सब बातें हुई थी कि सत्ता हस्तांतरण के लिए विधि विधान के तहत
किया जाएगा, भारतीय परंपराओं के अनुरूप किया जाएगा, परंपरा के अधीन। अब ध्यान रखिएगा यह है क्या, तो देखिएगा जाने क्या है सेंगोल। तो सत्ता हस्तांतरण प्रतीक के साथ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू फाइल फोटो में दिख रहे होंगे, और आपको एक साधु जी दिख रहे हैं पगड़ी पहने हुए, तो इनके हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में देख रहे हैं गदा है ना, ये गदा का ये जस्तर आप नजर आ रहा होगा, ये प्रतीक जो है, ये प्रतीक नजर आ रहा है इनके हाथों में, तो वही आपको है जो शीर्ष पर नंदी विराजमान है। देखिए यहाँ पर शीर्ष पर नंदी विराजमान है, और ये क्या है, संतुलन का द्योतक माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, शक्ति का, सत्ता का द्योतक माना जाता है इसे। अब संगोल 5 फीट लंबी चांदी की निर्मित और सोना का लेप चढ़ा हुआ दंड होता है, अर्थात डंडा प्रकार का होता है। 8वीं सदी में करीब 800 वर्ष तक चले चोल साम्राज्य सत्ता हस्तांतरण का यह प्रतीक हुआ करता था। श्री राजगोपालाचारी के सुझाव पर यह तमिलनाडु के तिरुथुराई मठ में इसे तैयार किया गया था। तो यह पीटी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। इसे शीर्ष न्याय रक्षक और क्या बोला गया, प्रतीक नंदी अटल और दृष्टि के साथ मौजूद है, अर्थात स्थायित्व की बात करता है। अटल मतलब स्थायित्व की बात करता है। जैसे आप हिंदू रीति रिवाज सनातन में आप देखते होंगे, शिव मंदिर आप जाते हैं तो उनके पहले मंदिर का दरवाजा से पहले आपको नंदी बैठे हुए नजर आते हैं सामने होके, ये इसलिए होते हैं कि अस्थायी प्रतीक का पहचान होते हैं। उसके बाद आप लोग को यह जब सत्ता हस्तांतरण हो गया वैदिक विधि विधान के बाद, तो इलाहाबाद प्रयागराज में संग्रहालय में इसे रख दिया गया था। अब इसे अध्यक्ष के आसन के सामने लाया जाएगा। तो ये मामला है, पूरा न्यूज है, इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी चीज़ें न पहले के देखिए, किसी भी विवाद को बेहतर तरीके से समझने का एकमात्र कारक है कि डाटा को है ना, देखिए क्या उससे संबंधित कोई डाटा पहले से है, तथ्य है कोई पहले से, उसे उजागर कर रहा है, तो बिल्कुल आप सही दिशा में होंगे। तो आपको संसद भवन से संबंधित साक्ष्य मिल गया, आपको इस सेंगोल जो प्रतीक है उससे संबंधित साक्ष्य मिल गया। तो अगर विवाद कोई व्यक्ति विशेष कर रहा तो उसका आप काउंटर कर सकते हैं उदाहरण देके, ठीक ना। और जो मैं बोला हूँ आप जाके एक बार देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए, अब है ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर बातें उभर कर सामने आई। बाकी कहानियाँ तो ठीक है, बाकी कहानियाँ जस्टर के रूप में है कि हमारे प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी जा रही है, पर उसके साथ साथ एक काम की चीज़ है आपके। तो दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया क्या करे, पिछले वर्ष आर्थिक सहयोग कारोबार समझौता हुआ था, और अब मुक्त व्यापार समझौते एफटीए या समग्र आर्थिक सहयोग समझौते सीका पर बातचीत की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को दोनों पर चर्चा न्यूज किया, सीका क्या है चर्चा कर चुका हूं पहले भी, और आपको 20 जनवरी 2023 का न्यूज जाके देख लेना है, एफटीए सीका पर चर्चा है। तो जाके आप अच्छे तरीके से वीडियो एनालिसिस देख लीजिएगा, पीडीएफ। और लास्ट वीक में भी मैंने एफटीए पर चर्चा किया हूँ, ब्रिटेन का मामला था जहाँ पर प्रधानमंत्री सुनुक के मिले थे हमारे प्रधानमंत्री, तो वहाँ एफटीए के विचार हो रहा था, जो बातें हुई थी। तो ध्यान रखिए, एफटीए के बारे में लास्ट वीक में भी चर्चा की गई है। तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चीज़ों को वहाँ से प्राप्त करने का। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब एक केस स्टडी आपको ध्यान रखना, ये केस स्टडी क्यों महत्वपूर्ण है। दो तीन चीजें समझिएगा यहां से। शासन प्रशासन अगर चाह ले, शासन प्रशासन अगर चाह ले कि देश का कोई कोना है ना विवाद मुक्त हो जाए या कम विवादित हो जाए, जिसे बहुत से क्षेत्र विवादित होता है ना, कम विवादित हो जाए, तो निसंदेह उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। अब इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप कश्मीर का देख सकते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 से कुछ अंश हटाए गए, जहां पर स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को प्राप्त था ना, जो उससे पूर्व क्या था, विवाद का कारक हमेशा होता था। जो लाल चौक कभी खूनी क्रांति वहाँ हुई थी, खूनी क्रांति में खूनी वहाँ पर मारकाट हुई थी, लोगों को भारतीय तिरंगा फहराने के लिए चेतावनी दी थी। ये सब घटनाएं होती थी, डेली आतंकवाद की घटनाएं हुआ करती थी। उसी लाल चौक पर आज क्या हुआ है, कल का जो बैठक हुआ था, तो वहाँ पर कश्मीर सदियों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का भंडार है। यहाँ खाना सिर्फ खाना नहीं, सदियों पुरानी परंपराओं को समेटे हुए खजाना है। यहाँ मौसम अद्भुत है। ये बातें ये सब कौन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है G20 के प्रतिनिधियों ने अपने 3 दिवसीय अनुभव में यह बात व्यक्त की है। क्या है,
कश्मीर क्या है, पुरानी संस्कृति का भंडार है, समेटे हुए खजाना है, मौसम अद्भुत है, इसके भीतर एक नई ऊर्जा अनुभव की, भय नहीं है, कोई भय नहीं है यहाँ। इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड दृष्टि में कश्मीर के प्रति जो रवैया है वो बदलाव आएगा कि लोग क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र को आसान क्षेत्र बोलते हैं। पाकिस्तान समर्पित जो लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोटिवेटेड लोग हैं, उनको थोड़ा सा आँख खुलेगा। विश्व के बड़े बड़े देश क्या आके बोल रहे हैं कि यहाँ कोई भय नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आप चीज़ों केस स्टडी के तौर पर देख सकते हैं। दूसरा, लाल चौक के साथ सटे पोलो व्यू बाजार खरीदारी करें। नीदरलैंड के प्रतिनिधि जायस ने कहा कि इस सम्मेलन का परिणाम सुखद है। हमने ऐतिहासिक निशांत बाग देखा, कमाल का बाग है। बाजार में मैंने पश्मीना की रुमाल खरीदी और स्कार्फ लिया। वहीं सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन ने वांग ने कहा कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर से ज़्यादा इस धरती पर कोई और जगह खूबसूरत नहीं है। कश्मीर का हस्तक्षेप लाजवाब है। इसका अर्थ आप यह समझिए कि जो सरकार 370 हटने से पहले बहुत से लोग यह बोलते थे कश्मीर विवादित क्षेत्र है, आतंकवाद समर्थित देश है। भारत के साथ साथ विदेशों के सरकारों के द्वारा भी बातें बोली जाती थी और भारत का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यू गलत जाता था, उसका तोड़ आपको मिल गया। अब G20 का पर्यटन का सम्मेलन करा देने से, सफल सम्मेलन करा देने से, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होने से बहुत से इसके तीर साधे गए, निशाने साधे गए तीर के साथ। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा कि जो लोग बोलते थे 370 है ना असंवैधानिक है, इससे कश्मीर का वास्तविक भला नहीं हो सकता है। तो अभी दो मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा, एक तो एक केस स्टडी ये और एक नीचे एक और। तो ध्यान रखिए 370 को सफल प्रयोजन सिद्ध हो गया कि 370 का जो निर्णय था वो कहीं ना कहीं आपको अंतिम परिणाम दिख रहा है उसका, कि जो उद्देश्य था उसका कि वहाँ के लोगों को एक सरल प्रशासन देना, सुगम प्रशासन देना और लोकप्रिय सरकार के गठन में सहायक होना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो इसकी पूर्ति होती दिख रही है। अब नीचे हम आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, तब उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कुछ राजनीतिक दलों के गठन हो रहा है वहाँ पर। ध्यान रखिए कश्मीर में राजनीतिक एक और पार्टी का कतार में खड़ी है। तो 2070 जो 370 जब हटा है, याद रखिएगा जनवरी 2018 के बाद यहाँ कुल 17 नए राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ है। तो देखिए किसी क्षेत्र विशेष में नए नए राजनीतिक पार्टियों का गठन हो रहा है ना, तो इसका मतलब समझने का यह अर्थ होता है कि उस क्षेत्र विशेष में जनता है ना, जनता जो है लोकतंत्र के पैमाने पर है ना, पैमाने को खरा समझती है, अर्थात उसमें भागीदार होना चाहती है। इसलिए तो राजनीतिक पार्टियों का गठन हो रहा है, नवीन राजनीतिक पार्टियों का, ताकि लोग इसमें सहयोग कर सके अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, अर्थात लोकतंत्र के लिए जो जरूरी है, मानक है, उसको पूरा किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा 370 का एग्जाम्पल आपको हटने के बाद यह भी आया कि लोग है ना सक्रिय राजनीति में भागीदार बनना चाहते हैं। तो सक्रिय राजनीति में जब भागीदार बनेंगे तो सरकारें चुनी जाएगी, तो वहाँ वोट होगा, मतदान होगा, चुनाव होगा। चुनाव होने के बाद एक क्या होगा कि आपको सरकार चुनी जाएगी, लोकप्रिय सरकार चुनी जाएगी, वो शासन प्रशासन करेगी केंद्र के साथ मिलकर, क्योंकि यूटी है, जैसे दिल्ली का स्टेटस वैसे वहाँ स्टेटस है। पर वर्तमान में ये समझिएगा कि लोग एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो 370 के आदर्श को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसके बाद देखिए तबादला नियुक्ति तक सीमित नहीं रहा अध्यादेश। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संघवाद क्षेत्राधिकार से आता है। बीपीएससी में आपको पॉलिटी वाले सेक्शन पेपर 2 में आएगा, तो ध्यान रखिएगा उसको अच्छे तरीके से करने का। केंद्र सरकार अध्यादेश की बड़ी बातें जो पहले भी मैंने बताया कि मुख्य अधिकारी कौन होगा, मुख्यमंत्री और कैबिनेट उसका सचिव होगा, लास्ट क्लास में कवर किया गया था सेशन में। वहाँ पर अध्यादेश इसको अथॉरिटी ऑफ जो बनाया गया है, तो हर प्रस्ताव मंजूरी देने के लिए प्रावधान किया गया है सचिव को जवाबदेह बनाने का। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो केंद्र राज्य सरकार की रिपोर्ट देनी होगी उस सचिव को। अफसरों को उन विषयों पर बेहद सावधान रहना होगा जिससे केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो सकता है।
तो उसे एक्टिव मोड में काम करना होगा। अध्यादेश मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव को जवाबदेही तय की गई है। ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा कहीं काम देगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए हो गया सारा कहानी, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखिए एक बहुत बड़ा यह विवाद आने वाले समय में उत्पन्न करेगा। जो ये बयान दिया गया है ना, अभी नहीं समझ में आ रहा है व्यक्ति विशेष को, पर आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में यह विवाद खड़ा करेगा। क्यों विवाद खड़ा करेगा? हमारा देश पंथ निरपेक्ष है ना, है। सभी पार्टियां काम कर रहे, धार्मिक आधार पर भी काम कर रहे, धार्मिक संगठन भी बनाए हुए हैं, राजनीतिक संगठन भी बनाए हुए, सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सभी का यहाँ पर दायित्व बनता है एक सकारात्मक शासन स्थापित करने के लिए, ठीक ना। यही दायित्व है, लोक कल्याण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र प्रियांक खड़गे के द्वारा एक बयान आया है। क्या आया है बयान, इसे थोड़ा सा देखिएगा आप पहले, कि यदि माहौल बिगाड़ा जाता है तो आरएसएस हो या बजरंग दल हो, जो भी कानून हाथ में लेगा उसे प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो केवल आरएसएस और बजरंग दल का नाम लेने से क्या विवाद उत्पन्न होगा? बिल्कुल विवाद उत्पन्न होगा। इसके साथ अन्य अराजक तत्व आप जोड़ देते या अन्य लोग जो मुस्लिम समर्थित जो संगठन है, जो करते हैं, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट रखते हैं और भी बहुत से नारे तकबीर क्या क्या नारे लगाते हैं, अगर उस समर्थित लोगों का भी नाम लेते हैं ना, तो आप एक पंथ निरपेक्षा वाले कॉन्सेप्ट पर सही रहते हैं। नहीं तो लग रहा है किसी भी से, देखिए यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी तो आपने सिद्ध किया नहीं ना कि आरएसएस और बजरंग दल क्या करे, कानून हाथ में ले रहे हैं। ऐसे तो राजनीतिक हस्तक्षेप में तो आप बंगाल का भी उदाहरण दे सकते हैं, जहां टीएमटी के कार्यकर्ता वोट नहीं देने पर मारकाट तक कर चुके हैं। इसका वीडियो रिलीज हो चुका है, वीडियो आया सामने। तो आप क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा? इसके विपरीत जाइए आप अन्य राज्यों में भी जाइए जहां पर आपको सक्रिय राजनीति में वोट नहीं देने के लिए सत्ता पक्ष को तो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो यह कानून हाथ में लेने वाली प्रक्रिया का विरोध केवल इसी दोनों संगठनों तक सीमित रहेगा कि अन्य लोगों तक भी सीमित होगा? सोच के देखने का विचार है। अगर आप सक्रिय राजनीति में अगर बेहतर संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर उद्देश्य के लिए बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजियों से बचनी चाहिए, नहीं तो इसके दुर्गामी परिणाम होंगे। अभी देखिए यहीं पर भाजपा बजरंग दल के एक कार्यकर्ता का कातिलाना हमला हुआ। अब इसे क्या रंग दिया जाएगा, आप स्वयं सोचिएगा, किस रंग से समझा जाएगा? क्या यह धार्मिक आधार पर हमला हुआ है, या व्यक्तिगत हमला हुआ, या राजनीतिक हमला हुआ? ये तीन ही कारण हो सकते हैं ना। तो अब इसे कौन जस्टिफाई करेगा? तो इसी प्रकार का आपको है ना नासुर बनने वाला यह बयान आने वाले समय में, तो कोई नेता इतनी बड़बोलिता में इतनी, देखिए है भी तो आपको कानून को शासन करने दीजिए, कानून को, है ना, कानून को शासन करने दीजिए, न कि अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ये सब चीज समझने की जरूरत है और आगे समझाने की भी जरूरत है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ये आप पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष अनुसंधान में मूल स्रोत है संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ। अब बहुत से लोग हैं ना विवाद यहाँ पर खड़ा कर देंगे कि भाई इसरो के जो प्रमुख है उनके द्वारा ऐसा किया गया, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर को अपना धरोहर नहीं मानते उनके द्वारा बात की जा रही है। विदेशियों के द्वारा भी भारतीय धरोहर को अब जस्टिफाई किया जाने लगा, उस पर रिसर्च की जा रही है, पर भारतीय लोग ही अपने भारतीय ग्रंथ पर विश्वास नहीं करते। तो इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो इसरो के वर्तमान चेयरमैन है डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ, उनके द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ। संस्कृत साहित्य में ज्ञान विज्ञान की अविरल धारा है जो बहती चली आ रही। आवश्यकता उस ज्ञान और विज्ञान का उपयोग कर संस्कृत को विश्व में पुनः स्थापित करने का। ये जो टर्मिनोलॉजी बताया गया है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यह वैचारिक लड़ाई है कि हमारा ग्रंथ, हमारा साहित्य कैसे जन कल्याण के लिए, जन कल्याण निर्मित है या हम विज्ञान निर्मित है।
बाकी चीज़ें आप समझ रहे हो मैं किस और इशारा कर रहा हूँ, इसे समझने का प्रयास करिए। यूरोपियन कंट्री पहले क्या बोला करते थे कि भारत का संपूर्ण जो साहित्य है किसी यूरोपियन कंट्री के किसी व्यक्ति के लाइब्रेरी में जितना पुस्तक रखा उससे कहीं निम्न कोटि का, उससे अच्छा उसका लाइब्रेरी का पुस्तक है। तो इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और एक घोषणा और की गई है, मिशन चंद्रयान 3 इसी वर्ष जुलाई और अगस्त में लॉन्च होगा। तो ये न्यूज हम लोग करेंगे। और श्री महाकालेश्वर नाम से अंतरिक्ष के सैटेलाइट स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है। और साथ ही साथ एक पीटी और भी याद रखिएगा कि अतिथि जो थे या सोमनाथ कहाँ के अतिथि थे, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के उज्जैन में चतुर्थ समारोह मनाया जाता था, दीक्षांत समारोह, उसमें शामिल हुए तो वहाँ पर दिया गया था। सिर्फ पीटी फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखिए केस स्टडी है पीएम आवास योजना, शहरी योजना, जिसमें देखिए 2-3 चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा कि 6,000 रुपये महीने के सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाले मुकेश सिंह इंदौर जैसे शहर में 600 वर्ग फीट से अधिक फ्लैट खरीदा है। जो है ना सपना पूरा हुआ है, पाने का सपना। साथ ही साथ एक राधे श्याम भरभूति है जो सब्जी बेचा करते हैं, वो और उनके 3 पुत्र ने 3 अलग अलग फ्लैट खरीदे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर में। तो देखिए किसी योजना का बेहतर प्रबंधन किया जाए, उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाए ना, उसके रिजल्ट ऐसे ही देखने को मिलता है। देखिए इंदौर जैसा शहर या कहीं और भी इससे समृद्ध शहर जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चल रहा है, वहां पर अगर किसी व्यक्ति विशेष को 600 वर्ग मीटर का अगर फ्लैट मिल रहा है तो किसी सपने से ऊपर नहीं है। रीजन इसके पीछे है कि फ्लैट बनाने में बहुत रुपया खर्चा होता है और ये आम जो लोग होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या कोई इस प्रकार से और काम करते हैं, उनके पास इतना रुपया नहीं होता है जिसके आधार पर वो फ्लैट खरीद सके और शहर में एक बेहतर जीवन यापन कर सके, ये नहीं हो पाता है। वो झुग्गी झोपड़ी या किसी रेंट पर रहते हैं जहाँ पर अव्यवस्थाएं रहती है। तो यह योजना कितना बेहतर सहायक हुआ है और इनके जैसे कितने लोगों को यह सहायक होगा, यह समझने की जरूरत है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है मेंस के आंसर राइटिंग में। सभी लोग अपना अपना आंसर राइटिंग अपने अपने ग्रुप में देंगे। दैनिक जागरण वाले दैनिक जागरण में देंगे। यह कहाँ होता है आंसर राइटिंग? युक्ति आईएएस के ऐप पर होता है। तो आप लोग सभी लोग जो युक्ति आईएएस का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, स्क्रीनशॉट जो भेजा जाता है उसमें भी होता है। तो आप लोग यूपीएससी वाले यूपीएससी में देंगे, बीपीएससी वाले बीपीएससी में देंगे, दैनिक जागरण और यूपी पीसीएस वाले यूपी पीसीएस के ग्रुप में देंगे। ठीक है। प्रश्न यह है कि हाल के दिनों में प्रारंभ किया गया पीएम आवास शहरी योजना ने आम इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक प्रतीत हुआ है। आपकी नज़र में जन कल्याण से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन के लिए मापदंड क्या है? आपके लिए मापदंड क्या है उसकी चर्चा करनी है। आप किन आधारों पर इसका आकलन करेंगे? मापदंड क्या समझते हैं? किसी सरकारी योजना को पूरा करना है, जन कल्याण संबंधित है या सामाजिक उत्थान करने के लिए, तो मापदंड तय किए जाते तो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। रेवड़ी संस्कृति पे विराम लगे। रेवड़ी पर मैंने 3 से 4 बार न्यूज एनालिसिस किया हूँ, ठीक ना। तो ध्यान रखिए ये कर्नाटक जो चुनाव हुआ पर लोग जीत कर आए उस पर रेवड़ी संस्कृति का बात हो रही है। उससे पहले पंजाब में आया था तो उस समय मैंने चर्चा किया था, वीडियो पड़ा होगा, आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। कहाँ देखना है? यूट्यूब चैनल पर युक्ति आईएएस के यूट्यूब पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में आपको पंजाब चुनाव जब हुआ था नेट पर सर्च कीजिएगा, किस महीने में हुआ था मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है, उस महीने में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम इस पर बात करें कर्नाटक वाले में। देखिए कर्नाटक वाले में बहुत सी घोषणाएं दी गई है, घोषणाएं की गई है कि हम मुफ्त का चीज देंगे। जैसे हर गृहिणी को 2,000 रुपया प्रति माह भत्ता दिया जाएगा, अर्थात साल में 12,000 दिया जाएगा प्रति माह हर गृहिणी को। घर को 200 यूनिट बिजली दी जाएगी मुफ्त। गरीबी परिवार को हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाएगा। महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ डिप्लोमा धारक बेरोजगार को हर महीने 1,500 दिया जाएगा। डिग्री धारक को 3,000 रुपया दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता।
चलिए अच्छी बात है, दीजिए आप। एक मोटे अनुमान के आधार पर 5 वादों को पूर्ति करने के लिए सरकार को है ना 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अब 2022-23 के आंकड़े की बात की जाए तो कर्नाटक बजट में 61,564 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा है, अर्थात उन पर दायित्व है चुकाने का। राजकोषीय घाटा कितना है आपको 61,564 करोड़ का। ये कैसे पूर्ति की जाएगी इस घाटे को, राजकोषीय घाटे को? राज्य सरकार के पास का कोई जवाब नहीं है कि हम इसको कैसे पूरा करेंगे। उसके बावजूद भी 50,000 अतिरिक्त जवाब प्रत्येक साल आएगा, तो सोच के देखिए यह 1 लाख के आसपास चला जाएगा राजकोषीय घाटा। तो ध्यान रखिएगा, सरकार की घोषणाओं से नाम मात्र का प्रभाव तो आपको मिल जाता है, चुनाव के दौरान आप जीत के आ जाते हैं, पर उसके आर्थिक परिणाम उस राज्य की रीढ़ धीरे धीरे तोड़ देती है, और कुछ वर्षों में 10 से 20-25 वर्षों में इसका प्रभाव राज्य की जनता पर ही आएगी, क्योंकि ये सरकार तो वर्तमान में उस समय होगी या नहीं होगी इसकी कोई तो गारंटी है नहीं। उसमें कोई जो होगा उस पर यह दायित्व आ जाएगा कि उसको पूर्ति करना, कैसे ठीक करना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, रेवड़ी संस्कृति का मूल कॉन्सेप्ट यही है। एक कॉन्सेप्ट आप तो समझते हैं ना, चवार्क कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, चवार्क नीति। यह बोलता है ना, आप किसी भी स्थिति में हो, घी है ना उधार लेकर खाओ, उधार लेकर पियो। आप कितने भी कर्ज में क्यों ना हो, फिर भी आप घी है ना उधार लेकर पियो। अर्थात एक तो कर्ज से डूबे हैं, कर्ज से दम माथे तक है ना कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है, फिर भी आपको क्या है, घी लेना है। घी एक उस संदर्भ में कहा जाता है कि महंगा घी और उसका मूल्य ज़्यादा होता है, इसलिए घी आपको उधार लेकर फिर भी पीनी है। तो चवार्क दर्शन को यह कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा करता है। एक तो पहले आप पहले से कर्ज है भाई, राजकोषीय घाटा 61,000 का है, उसके बावजूद भी आप उधार दीजिएगा, सबको मुफ्त दीजिएगा तो 50,000 अतिरिक्त होगा। तो यह चवार्क दर्शन को पूरा करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर याद रखिएगा, तो बहरहाल कांग्रेस को कर्नाटक में मिली चुनाव सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह के लोक लुभावने पेशकश शुरू कर दिए। तो अब देखा देखी सभी राज्य में करेगा। और इस पर आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था, एसबीआई का भी रिपोर्ट आया था, मैंने जिस पर डिस्कशन किया था पंजाब के बाद की घटना के बाद कि क्या रिपोर्ट आया है। उसने बताया भी था उस समय कि आने वाले समय में यह प्रवृत्ति अगर अधिक राज्यों में हुआ ना, तो यह राज्यों के रीढ़ को, आर्थिक रीढ़ को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, यह देश के पूरे आर्थिक सिस्टम को डैमेज करेगा। आर्थिक जो लेन देन होता है, आर्थिक व्यवस्थाएं जो कायम है उसको डैमेज करेगा। तो यह बहुत बड़ी समस्या है। तो इसे बेहतर तरीके से सॉल्व करने की जरूरत है। केवल पार्टी सरकार बना लेने से लोकतंत्र का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा ना। यह उसी प्रकार है जैसे हम प्रकृति का दोहन करते हैं ना, एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं ना, तो उसका प्रभाव हमें दिखता है भविष्य में। वैसे ही यह भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी जलवायु परिवर्तन का लेको कितना हाई तौबा मच रहा है, इसका हम लोग कब किए थे? 1900 से दहन कर रहे, जब औद्योगिक क्रांति के दौर से स्टार्ट हुए थे उस समय दोहन कर रहे, प्रकृति का लगातार कर रहे। बाद में लोग इसके बार बार बोल रहे ठीक करो ठीक करो, नहीं कर रहे, अभी तक ठीक नहीं कर पाए लोग, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाए, इसे हम लोग कैसे सही कर पाएंगे। तो इसका प्रभाव हम देख रहे हैं। वैसे ही यह रेवड़ी संस्कृति का आने वाला समय में होगा। एक ऐसा समय आएगा, हम लोग इसका इतना दोहन कर चुके होंगे राज्य के संपदा का अर्थ के रूप में, कि उसके बाद है ना बैठ के सबको उसके हाई तौबा करेंगे सभी पार्टियां, इसको ठीक करो ठीक करो। तो यह समस्या आने वाले समय में, तो इसको केवल 2-3 लोग ही ठीक कर पाएंगे। कैसे? उससे बेहतर कौन कर पाएगा? तो सबसे पहले तो याद रखिए कि हम इसके लिए संस्थागत संगठन बनाए, कि जैसे चुनाव आयोग, आरबीआई है ना, इस पर चुनाव आयोग दिशा निर्देश कायम करे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडेंस जारी करे कि आप एक लिमिट से ज़्यादा है ना इस पर है ना लोगों को नहीं दे सकते हैं। आप अपने कुल जो राजकोषीय घाटा है, या तो कुल बजटीय आवंटन उनका इतना % ही आप लोक लुभावने दे सकते, उसके अतिरिक्त नहीं दे सकते। चुनाव आयोग को भी इस पर नज़र रखनी चाहिए। इस प्रकार से लोक लुभावने जो है, चुनाव जो रेवड़ियाँ वो बंद की जानी चाहिए। साथ ही साथ आरबीआई को भी कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा इस मुफ्तखोरी के कारण बढ़ रहा है,
तो राज्यों पर कुछ सरचार्ज लगाए तो समझ में आएगा। नहीं चलो आपको अगर इस तरीके से होगा तो आरबीआई भी कंट्रोल करेगी उसे, और राज्य भी थोड़ा सा कंट्रोल होकर काम करे। भाई अर्थात सरचार्ज हमें देना पड़ेगा तो थोड़ा सा कंट्रोल होकर काम करेंगे। उस इन सबों से बेहतर होगा जनता इसे समझे कि जो पार्टी हमें मुफ्त की आज दे रही है ना, तो मैं तो इसका लाभ ले लूंगा, पर मेरा बेटा परपोता या बेटी, उसके बाद पोती जो भी होंगी, नाना नानी जो भी कहिए, जो भी अगला 2 जनरेशन के बाद इसका प्रभाव आएगा। तो इसका विरोध जनता आज नहीं करेंगे ना, तो उसका वंश इसे झेलेगा। और उसके में उस समय का वंश है ना, आपका ही जो कुल का लोग होगा वो आपको ना अभद्र गालियां देंगे। भारतीय संस्कृति में गालियां जायज है ना, ऐसे अभद्र गाली करेगा। हमारा बुढ़वा बाबा खा करके चल गया, अभी भी आप लोग गाली देते होंगे अपने बाबा, प्यार से ही देते हैं, संदर्भ उसका अलग रहता है पर प्यार से ही देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका ही जनरेशन आपको गाली देगा कि क्या बुद्धि था, लोग इससे करके चले गए। तो ये कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, यही यहाँ पर है आपको इस मुफ्त की रेवड़ी में, यही सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाता है। और आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे पहले भी मैंने चीज़ों को कवर किया, सारे अंडरलाइन किए हुए टॉपिक को। अब मृत्यु दंड के तरीके का अनावश्यक बहस चल रहा, उसको रोकने का प्रयास करने की बात की जा रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था बच्चन सी बनाम पंजाब राज्य, जहां पर 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मृत्यु दंड को संवैधानिक कहा था, लेकिन ऐसे दंड को क्रियान्वित करने वाले तरीकों को लेकर अक्सर विवाद हुए। ऐसा ही प्रश्न एक बार फिर हमारे समक्ष है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं ही सरकार से इस तरीके की वैधता को अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अर्थात जो प्रकृति है मृत्यु दंड देने के लिए, उसकी प्रकृति की जांच कीजिए। अर्थात कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह है कि मौत की सजा जो दे रहे हैं ना, उसमें व्यक्ति को कम से कम दर्द हो, कम से कम दर्द हो, ऐसी बात इनके द्वारा की जा रही है। तो अभी मैं एस्पिरेंट से हट जाता हूं और साथ में टीचर से हट जाते हैं, एक मानवीय व्यू से बताता हूं मृत्यु दंड किस प्रकार के सजा के लिए है। जो अकृत है, जो अकृत है, निर्दयनीय है, निर्दयी है, उस प्रकार से कृत के लिए, जैसे हत्या कर देना, सामूहिक हत्या कर देना, बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करना, या अन्य ऐसे घटनाओं के लिए। अब वो व्यक्ति जब ये घटना कर रहा, उस समय उसके दिल में दर्द नहीं है, दिल में इस एक प्रकार का रहम नहीं है, तो आप उसको मृत्यु देते वक्त रहम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ मेरा यह रहेगा एक न्यूट्रल, ये नॉर्मल कॉमन मैन की तरह व्यू, पर हम बात करेंगे अब सैद्धांतिक तौर पर एक न्यूट्रल एस्पिरेंट के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या ऐसी दर्दनाक सामाजिक रूप जो है, दर्दनाक जो सामाजिक रूप है अधिक स्वीकार है या फांसी के अधिक गरिमापूर्ण है, ऐसी बातें की जा रही है। अब भारतीय दंड संहिता कुछ ऐसे अपराध निर्दिष्ट करती है जिन्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(5) में कहा गया, जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु दंड का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश निर्देश होगा कि उसके गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। यह सीआरपीसी की धारा 354(5) कहता है। अर्थात फांसी फंदा लगाना तब तक है जब तक वह मरा नहीं, बस उसके बीच वो तड़पता है कुछ देर। अब मान लीजिए गलत फंदा लग गया, भाई तड़पते रह जाएगा, मरेगा भी नहीं। तो ये सब चीजें होती है। तो ध्यान यहाँ रखने वाली बात है कि 2017 के अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा बनाम भारत संघ मामले में मृत्यु दंड को अधिक गरिमापूर्ण बनाने के लिए तरीके से निष्पादित करने की मांग की गई है ना, गरिमापूर्ण, कि लोगों का मृत्यु जो है ना वो अंतिम रूप से होता है, तो उसमें गरिमा होनी चाहिए, उसमें यह मानक तय किए जाने चाहिए। अब है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354(5) संवैधानिक वैधता की चुनौती दी गई। इसके बाद जनवरी 2018 में सरकार ने एक शपथ पत्र में उल्लेख किया था कि मृत्यु दंड को निष्पादित करने के लिए फांसी ही एकमात्र व्यवहार विकल्प है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है हम उसे मान सकते। और इसके अंदर हम लोग एनिमेस्टी इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट समझे, उसके अनुसार विश्व स्तर पर बहुत से तरीके हैं। जैसे पहली घातक है इंजेक्शन, जो चीन, वियतनाम, अमेरिका में प्रचलित घातक इंजेक्शन देना, जहर वाला, इतना जहरीला होता है लगते कुछ सेकंड बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
दूसरी है बिजली के झटका देने वाला, जो अमेरिका में भी प्रचलित है। ध्यान रखिएगा 500 से 2000 वोल्ट का वोल्ट का आपको करंट उसमें लगाया जाता है, 30 सेकंड तक लगाया जाता है। अगर उसमें मृत्यु हो जाती है सही है, नहीं तो तब तक लगाई जाती है बार बार जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ये हंसी भी आता है कभी कभी इन सब चीज़ों को लेकर, या व्यवहारिक है, फिर भी क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। इससे भी अगर कोई क्रूर सजा हो तो वो जायज माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी महिला पर वो एसिड डाल दिया चेहरे पर, उसके बाद उसका बलात्कार कर लिया, सामूहिक बलात्कार किया, करवाया लोगों से, अपने दोस्तों से, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े काट के फेंक दिया, और ऐसे कृत्य में किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जा रही है, और उसके बाद माननीय न्यायालय क्या बोल रहा है कि गर्मापूर्ण उसका मौत होना चाहिए। तो यह अव्यवहारिक नहीं लगता है, या थोड़ी सी निर्लजता जैसा शब्द नहीं यूज होता है कि उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का गरिमा का लाज तक नहीं रखा, उसके मौत के लिए हम गरिमा का लाज रख रहे हैं। तो मेरा यह मैं दो टूक शब्द कहता हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। रीजन इसके पीछे है कि बहुत से चीज़ें ना हम मानवाधिकार के संदर्भ में बहुत सी सीमा को लांघ दी है। सीमा है, बहुत सा सीमा बनाया गया, उस सीमा को लांघ दी। एक मानवाधिकार एक व्यक्ति के लिए वो सीमा नहीं निर्धारित करता है जो उससे प्राप्त होना चाहिए वास्तविक रूप से। वही मानवाधिकार दूसरे व्यक्ति जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होना चाहिए उसके लिए सीमा निर्धारित करना चाहता है। यही मानवाधिकार का सबसे बड़ा डिमेरिट है। जैसे पुलिस है ना, पुलिस अगर किसी गैंगस्टर को मार रही है तो मानवाधिकार कहलाएगा, पर वही गैंगस्टर 10 गैंगस्टर मिलकर एक पुलिस को चारों ओर से घेर कर अगर मारेगा तो उसके लिए मानवाधिकार पुलिस के साथ नहीं चले खड़ा रहेगी। ये मानवाधिकार का दो रवैया, जो दोगला रवैया है ना, दो मुंह वाला रवैया है, ये मुझे पसंद नहीं है। रीजन उसके पीछे, अगर पुलिस के लिए, अगर आप गैंगस्टरों के लिए मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो पुलिसों के लिए भी मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, और जायज कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसे अन्य रंग नहीं देना चाहिए। ऐसे ही जो मैं अभी उदाहरण दिया, किसी महिला को इतने क्रम से अगर प्रताड़ित करके उसे मौत की घाट उतारे गया, टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया, जैसे निर्भया कांड आप देखे होंगे, जीता जागता है, फिर हैदराबाद डॉक्टर्स का हत्या देखे होंगे, आंख से देखे होंगे, अभी हाल के घटनाक्रम हुआ है। अगर उस व्यक्ति विशेष जो किया है उसको रहम तक नहीं आया 1% भी, फिर आप उसको मौत की सजा देने में रहम क्यों आ रहा है? तो ये मानवाधिकार का जो दो या दोगली जो नीति है ना, उस पर असर होनी चाहिए, उस पर तो होनी चाहिए। निर्भया पर जितना मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट लागू होता है उतना उसके जो सजा जो इस कृत्य में शामिल तो उस पर भी लागू होता है। जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो निर्भया की भी बात कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो इसकी भी बात मत कीजिए और इसकी भी बात मत कीजिए, केवल अपना विधि का कानून जो बोलता है वो काम कीजिए। चलिए अगर आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करें, तीसरी है फांसी देने की सजा, लटकाना, जो भारत के अतिरिक्त अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, बोत्सवाना में, ईरान, इराक, जापान, कुवैत और अन्य जगहों पर है। जैसे आप और भी देश का नाम ले सकते हैं, मलेशिया, इजराइल, नाइजर, सभी जगह है। शूटिंग की विधि अर्थात शूट, सामने खड़ा रख के और शूट कर देना, मार देना है, गोली लगा देना, धाए धाए गोली चला देना है। उसके लिए चीन है, इंडोनेशिया है, उत्तर कोरिया है, सऊदी अरब है, सोमालिया है, ताइवान है, अमन है, आदि देश होता है। वहीं सऊदी अरब में सिर कलम करने की भी विधि है। एक विरले आपको मिल जाएगा सऊदी अरब में भी कि सिर कलम कर दो, अर्थात सिर को काट दो। जैसे मुर्गा हलाल करते हैं ना, वैसे मुर्गा हलाल वहाँ भी किया जाता है उस कॉन्सेप्ट में। अब पूर्णतः क्या है मैं वास्तविकता नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ उनके गर्दन को काटा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उन सभी में जितने भी आपको आधार अभी बताया गया फांसी देने का, उसमें सबसे बेहतर और सरल उपाय जो है, जो सबसे गरिमापूर्ण बनाए रखता किसी की मौत की सजा को, वो है फांसी। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, चलिए बैक हो गया था। तो यह ध्यान रखिएगा, यह सबसे गरिमापूर्ण है, मौत की, फांसी की मौत की सजा सुनाना, उसके अनुसार किसी व्यक्ति विशेष को सजा देना। अब ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त, अब यह है कि भारत जैसे मुद्दों के अलावा इन क्षेत्रों में विवाद के बहुत से विधिक प्रावधान है।
तो सारे संदर्भ में समझा दिया आप लोगों को, समझने की जरूरत है। इससे मानवाधिकार से कहीं इतर इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। कुछ चीज़ें है ना, याद रखिएगा, घर में कुछ ऐसा सामान होता है ना, घर में कुछ आपका ऐसा सामान निर्मित हो जाता है जिससे आप किसी ढांचे में है ना, ढांचे में शामिल नहीं कर सकते, उसे उसे किसी ढांचे में नहीं रख सकते हैं। तो उसे क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशल कैटेगरी बना के रखते हैं ना। वैसे ही इस मामलों में होना चाहिए कि हर चीज़ों में मानवाधिकार नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रीय सुरक्षा विजन के साथ बढ़ती है सक्रियता। हाल ही में एनआई ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, कई आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद के एक सदस्य को जम्मू कश्मीर में पकड़ा है। साजिश के तहत नक्सलवाद और माओवाद पर प्रहार किया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में डीआईजी ग्रुप में हुए नक्सली हमले में जांच के एनआई की जांच टीम बिहार और झारखंड के पहुंची थी और केंद्रीय एजेंसियों ने 14 अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया। और यह सर्च ऑपरेशन सीपीआई माओवादी से जुड़े लोगों को जो उनके समर्थक ठिकानों पर था और पकड़ा गया। 25 अप्रैल को 2022 को एनआई ने एफआईआर दर्ज की और देश में पहले प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी के अपने संगठन के विस्तार कर रही थी उस पर रोक लगाने का प्रयास किया है। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के कोई भी नेशनल थ्रेट उत्पन्न करता है वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रश्न को उजागर करता है। उसमें सभी संस्थाओं को, सभी राजनीतिक दलों को एक साथ होना चाहिए। राष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक ना, ना हम है, ना आप है, ना कोई सरकार है, ना कोई पार्टी विशेष है। राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र जीवित रहेगा तो हम जीवित रह पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा इसे। तो इसके लिए जो भी है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट चलाया था जिहाद कल्चर का, उसको रोक लगाने की बात की है। साइबर आतंकवाद की बात की है, नार्को आतंकवाद की बात की है, नक्सलियों और माओवादियों की फंडिंग रूट की ब्लॉक करने की बात की गई है। एनआई ने पूरी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता एक साथ होता दिख रहा है। आतंकवाद जिस स्वरूप के साथ मजबूती देने की कोशिश करा, धार्मिक आतंकवाद श्रेणी में रखा गया है। उसी तरह अन्य क्षेत्रों में धार्मिक आतंकवाद को इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की बात करती है, जैसे गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट, यह भी कहीं राष्ट्र की एकता अखंडता की बात की जाती है। अब आप कोई व्यक्ति विशेष बोलेगा हिंदू राष्ट्र का बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात, गजवा हिंद और हिंदू राष्ट्र क्या दोनों एक ही आधार है? पहले आप इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ लीजिए, तब मैंने इस पे हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में परिचर्चा किया था। हिंदू अपभ्रंश के रूप में आया है, हमारा सनातन कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, जहां पर समग्र और सभी के सहयोग की बात की जाती है, विश्व के सार्वभौम की बात की जाती है, ठीक ना। तो इस धार्मिक तंत्र को स्थापित करने की बात की जाती है, जहां राम राज्य का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। और देखिए, इसको धार्मिक रंग देने का प्रयास मत कीजिए। रीजन इसके पीछे है कि कोई भी बाहर से आया जो आक्रांता है, किसी कारणवश भारत भूमि में आया, अपने विचारधारा को लाया और प्रचार कर लिया, ठीक ना, उससे लोग प्रभावित होकर उनका अनुसरण कर लिए, ठीक ना। तो इसका मतलब यह नहीं कि जो पहले से भारत में चली आ रही परंपरा अक्षुण्ण हो गई या खराब हो गई या वो कायम नहीं हो सकती है। ध्यान देने वाले, वो मूल में वही होगा, ठीक ना। जैसे जैसे शरीर है आपका, ठीक ना, शरीर है ना, शरीर पर आप कितने भी टैटू बना लीजिए, टैटू चलन आजकल है ना, पर शरीर की संरचना को बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? उसकी आत्मा को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। उसके फेफड़े को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। या कोई भी ऑर्गन बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जीवंत रहने के लिए सारे ऑर्गन जरूरत है। अब इसका सप्लीमेंट आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका हार्ट खराब है तो बाई प्रेशर में लगा सकते हैं, पर एक हार्ट जरूरी है ना। पर शरीर में टैटू आप या इस प्रकार से कोई और भी गहना गुड़िया सब पहन सकते हैं। इसका मतलब यह समझिएगा कि हमारा बाहरी कॉन्सेप्ट हम पर लादा नहीं जा सकता है, पर हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो इसके आने से पहले भी थी, हजारों साल से पहले, वो कॉन्सेप्ट मूल है। और वो मैं आपको एक बार याद दिलाया होगा जब इस्लाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, जिसमें बुर्का का कॉन्सेप्ट आया था, या बुर्का और क्या बोला जाता है जो पहनती है, लेडीज पहनती है, मैं भूल जा रहा हूँ, देखिए
नकाब जो पहना जाता है, जो भी अलग अलग नाम था, वो इस्लाम का मूल तत्व नहीं था। और मैं उस दिन क्या बोला था कि मूल तत्व में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल तत्व होता है, बाकी जो बाद में जो आया है ना वो संशोधन योग्य हो सकता है। इसलिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट गजवाए हिंद से ना बहुत विपरीत है। एक आसमान में है तो एक जमीन में कॉन्सेप्ट लेकर जा रहा है। ये आसमान की तरफ लेके जाएगा उन्नति की ओर, तो गजवाए हिंद क्या उन्नति की ओर ले जाएगा। भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है। आप अन्य राष्ट्रों में लेके जाइए, अन्य राष्ट्रों में गजवाए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं है, गजवाए सऊदी अरब का कॉन्सेप्ट नहीं है, गजवाए अमेरिका का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ये कभी सोचने वाली बात है। क्योंकि जो मानव सभ्यता को सुदृढ़ और सुसंभित बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय भूमि पर है। यहाँ से बौद्ध भी निकले हैं, जैन भी निकले हैं, और भी महत्वपूर्ण धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह विचारों का देश है, विचारों को जागृत करने वाला देश। इसलिए समझिएगा, इस पर कॉन्सेप्ट आपको, इस पर अधिकार कर लेने से आप पूरे विश्व पर अधिकार करने जैसा होगा। सोच के देखिएगा इन सब चीज़ों को, कितनी बड़ा कॉन्सेप्ट है इस सब चीज़ों में। अब यहाँ पर जितना भी इस पर पार्टी विशेष का समर्थन विरोध कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा का ही साथ खेल कर विरोध कर रहे हैं। अगर इसके लिए भी धार्मिक और राजनीतिक कट्टरता अपना रहे हैं तो सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखिएगा। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और सैटरडे संडे को क्लास ऑफ रखेंगे। रीजन उसके पीछे यूपीएससी का एग्जाम है, थोड़ा सा तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। और रीजन उसके पीछे और भी है कि कुछ स्टूडेंट आएंगे, कुछ लोग हमारे मित्र आएंगे, तो मैं थोड़ा व्यस्त हो जाऊंगा इस दौर। तो मंडे को टेस्ट है दैनिक जागरण का, ठीक है ना। तो 10 AM में आप लोग को क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। 11:30 से आपको आंसर सबमिट करना है 12 बजे तक, ठीक है ना, 12 PM तक। अर्थात आपको क्या करना है कि आंसर सबमिट कर देना। तो चलिए फिर हम लोग, इसके लिए आपको युक्ति आई ऐप डाउनलोड कर लेना सभी लोगों को, ताकि इसका लाभ ले सके। धन्यवाद, जय हिंद।